जी, अस्सलाम वालेकुम students. We are going to start our topic regarding constitution. Page number 374 और ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये आपकी सब हेडिंग है टॉपिक की पेज 374 के ऊपर. जी, तो स्टार्ट करें हम लोग. पेज 374 है, तमाम स्टूडेंट्स निकाल लें. ट्रांसफर ऑफ जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर. Article 122C. Article 122B shall not apply to the transfer to a high court otherwise than a chief judge of a judge of another high court other than the chief judge, and such a transfer may be made by the Yang di Patwanagon on the recommendation of Chief Justice of the Federal Court after consulting the chief judges of the two high courts. जी, अब वो बात कर रही कि जजेस की जो ट्रांसफर है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट या एक हाई कोर्ट से जो दूसरी हाई कोर्ट है, वो कहता है आर्टिकल 122 बी. आर्टिकल 122 बी तमाम जुडिशरी के हवाले से आपकी जो अ, जी जी, पेज 374 है बेटा. जो प्रोविजंस, जो क्लॉजेज आर्टिकल 122 बी कहता है अकॉर्डिंग रिगार्डिंग जजेस की ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट से, या तमाम वो मामलात जो आपके जजेस के हवाले से हैं, वो आर्टिकल 122 बी इसको एक्सप्लेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो जो कहता है हाई कोर्ट में मुंतकली जो है आर्टिकल 122 बी शैल नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफर टू अ हाई कोर्ट. कहता आर्टिकल 122 बी हाई कोर्ट में मुंतकली पर लागू नहीं होगा, और अदर जो तमाम ट्रांसफर है चीफ जजेस कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट के, वो कौन करेगा? वो यांग डी पटवान गोंग जो है वो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी? चीफ जस्टिस से रिकमेंडेशन के बाद उनको जो है वो ट्रांसफर करेंगे. और आपकी जो चीफ जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, उनसे मुशावरत के बाद जो है वो इनको ट्रांसफर किया जाएगा एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट के ऊपर. यानी कि आप कह लें कि उसमें यांग डी बटोरा गोंग की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ट्रांसफर में वो जरूरी है, लेकिन विद द रिकमेंडेशन, विद द कंसल्टेशन चीफ जज के साथ, चीफ जस्टिस के साथ, और जो चीफ जजेस हैं टू हाई कोर्ट्स के उनके साथ, उसके बगैर वो नहीं करेगा. अच्छा, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील एंड हाई कोर्ट. मतलब पेज है 374, पेज 374. क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील एंड हाई कोर्ट्स, पेज नंबर 374. लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड हेडिंग है उसकी. A person is qualified for appointment under Article 122B as a judge of the federal court, as a judge of the court of appeal, or as a judge of any high court if. अच्छा, वो कह रहा है कौन कौन सा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फेडरल कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील और हाई कोर्ट के जो जजेस के लिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आप इलेक्ट हो. तो कहते हैं 122 बी जो आर्टिकल है उसके अंदर जो भी क्लॉजेस है उसके मुताबिक अगर वो क्लॉजेस पूरी करता है, वो जज जो भी शिके हैं, तो वो अपॉइंट हो सकता है जज एज अ हाई कोर्ट, एज अ कोर्ट ऑफ अपील. ठीक है. अब उसमें कौन कौन सी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है या रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आगे देखते हैं कौन कौन सी है. नेक्स्ट पेज के ऊपर है 376 के ऊपर. ही इज अ सिटीजन. एक तो कहता है वो सिटीजन होना चाहिए लाजमी, जो भी हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील या
आपका जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जज के लिए अगर वो एलिजिबल है तो सबसे पहले उसका एक ये है कि वो सिटीजन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फॉर द 10 year preceding his appointment he has been an advocate of those courts or any of them or a member of the judicial and legal service of the federation or of the legal service of a state or sometime one and sometimes another। जी, वो कहता है कि उसकी तकर्री से पहले 10 साल के लिए, उसका साहब का 10 साल के लिए वो एटलीस्ट मिनिमम 10 years के लिए वो जो है किसी भी या तो वो एडवोकेट होना चाहिए, वकील हो उस कोर्ट का, इन कोर्ट्स में से कोर्ट ऑफ अपील या हाई कोर्ट किसी का, या वो जो लीगल सर्विसेज है जुडिशरी के हवाले से, जो जुडिशियल प्रोसेस है उस हवाले से किसी भी इदारे में जो है वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो स्टेट के किसी भी, या कभी एक इदारे में प्रोवाइड कर रहा हो कभी दूसरे इदारे में, यानी कि एक्स उसके पास लास्ट 10 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो वो को इन कोर्ट्स के अंदर वो वकालत कर रहा हो, या वो किसी ना किसी तरीके से एज ए मेंबर हो किसी भी जुडिशियल प्रोसेस के लिए या लीगल सर्विसेज के हवाले से स्टेट की, या किसी एक से दूसरे आपकी जो सर्विस ऑफिस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे एज ए जुडिशरी के हवाले से सिर्फ वहां पे काम कर चुका हो तो वो एलिजिबल होगा आपकी जज के लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए, जो है वो कोर्ट ऑफ अपील के जज के लिए वो एलिजिबल होगा। एक क्या, वो सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 10 year का उसका उसकी तकर्री से पहले 10 साल का उसके पास ये जो है किस्म का आप कह लें कि एक्सपीरियंस होगा, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट या दीज पोस्ट। ठीक है। 376 पेज, ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस। The Chief Justice of the Federal Court shall, before exercising the functions of his office, take and subscribe the oath of office and allegiance set out in the sixth schedule, and shall do so in the presence of the Yang di Patron Agog। जी, अच्छा जी, आप अपॉइंटमेंट भी हो गई, एलिजिबिलिटी जो थी वो क्राइटेरिया पूरा होने के बाद अपॉइंटमेंट होनी है, अपनी सर्विसेज देने से पहले, उनको अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने से पहले या अपने इख्तियारात को उठाने से पहले सबसे पहले क्या करेगा जी, वो ओथ लेगा अपने उस ऑफिस को जो है वो ऑक्यूपाई करने से पहले, अपनी सर्विसेज देने के पहले वो कहता है कि वो इस चीज की बैत करेगा अकॉर्डिंग टू जो 6 शेड्यूल के मुताबिक जो भी क्लॉजेज हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी मुआहदे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसका वो ओथ लेगा, इसकी वो जो है हलफ देगा, इसकी वो बैत करेगा 6 शेड्यूल की जो भी उसके अंदर क्लॉजेज हैं, और ये तमाम जो चीजें हैं जो जजेस जो ओथ लेगा या बैत करेगा, वो प्रेजेंस किसकी होगी, यैगडी पटवाने गॉन की प्रेजेंस की। स्पेशल चीफ जस्टिस की बात कर रहा है, चीफ जस्टिस के बारे से आगे जरा पढ़िएगा और गौर से, तो वो पता चलेगा कि किस किस जज के लिए कौन कौन सी किस किस की प्रेजेंस होना जरूरी है। तो चीफ जस्टिस के हवाले से वो कह रहा है कि किसकी प्रेजेंस जरूरी है, तो यैगडी पटवाने गॉन जो किंग है, जो सुल्तान है, उसकी प्रेजेंस जरूरी है, और वो ओथ उसके सामने लेगा, जो बैत करेगा उसके सामने ली जाएगी या की जाएगी। जी, सेकंड पॉइंट है इसका, a judge of the federal court, the court of appeal, or a high court other than the chief justice of federal court shall, before exercising the function of a judge, take and subscribe the oath of office and allegiance set out in the sixth schedule in relation of his judicial duties in whatever office। जी, अब वो कह रहा है कि जी जितने भी जजेस हैं फेडरल कोर्ट के या कोर्ट ऑफ अपील के, चीफ जस्टिस के अलावा, वो अपना ऑफिस संभालने से पहले अपनी तकर्री से, यानी कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने से पहले जो है वो भी ओथ लेंगे और वो भी बैत करेंगे जो 6 शेड्यूल कहता है उसके अकॉर्डिंग, जो भी इसमें क्लॉसेज है कि अपनी ड्यूटीज को, जुडिशियल जो ड्यूटीज हैं उसको जो है वो अपने ऑफिस को अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो कानून है उसके मुताबिक गुजारेंगे। ठीक है जी, उसके मुताबिक अपनी सर्विसेज को सर अंजाम देंगे। A person
2A पढ़ रहा हूँ. A person taking the oath on becoming the president of the court of appeal shall do so in the presence of the senior judges available in the court of appeal. जी अब कहता है अगर वो प्रेसिडेंट कोर्ट ऑफ अपील के प्रेसिडेंट के लिए वो हलफ ले रहा है तो उसको उसकी किसमें प्रेजेंस किसकी जरूरी है जी. उसमें वो कह रहा है जी कोर्ट सीनियर जज जो है वो उस कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे उनकी प्रेजेंस होना जरूरी. इसमें यांग डी पटवा जो सुल्तान है गोंग किंग है उसकी प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है. आपके सीनियर जज जो है उसकी हलफ बर्दारी कर सकते हैं, उसका हलफ ले सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं जी. तीसरे पॉइंट में a person taking the oath on becoming chief judge of a high court shall do so in the presence of the senior judge available to the that high court. जी कह रहा है कि चीफ जज का जब आप हल्फ लेंगे तो उसमें कहता है जो सीनियर जज है अवेलेबल होगा उसकी मौजूदगी में आप जो है वो हल्फ ले सकते हैं, बैत कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 4. A person taking the oath on becoming a judge of the federal court shall do so in the presence of the Chief Justice or in his absence the next senior judge available of federal court. जी कहते हैं कि फेडरल कोर्ट के जज के हवाले से अगर कहता है आप ओथ लेते हैं तो उसमें क्या है जी. उसमें कहता है कि आपके चीफ जस्टिस की प्रेजेंस होना जरूरी है. अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से वो छुट्टी पे है बीमार हैं या अपने उस सेरेमनी को अटेंड नहीं कर सकते एनी रीजन तो उसमें क्या होगा जो नेक्स्ट सीनियर जज होगा उनसे जो नेक्स्ट सीनियर जज होगा उनसे वो जो है वो उनसे उनकी हलफ बर्दारी के अंदर जो है उनकी मौजूदगी जो है वो जरूरी है. उनकी मौजूदगी में होगा. ठीक है. जी अ पर्सन taking the oath on becoming a judge of the Court of Appeal shall do so in the presence of the President of the Court of Appeal or in his absence the next senior judge available for the Court of Appeal. जी इसमें वो कह रहे हैं कि जब आप एज ए जज ऑफ कोर्ट ऑफ अपील के लिए हलफ लेंगे तो उसमें भी कहता है जो आपका या तो प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट होने चाहिए. अगर वो नहीं है तो उनकी एब्सेंस में जो उनका सीनियर जज है नेक्स्ट सीनियर जज है उनकी अवेलेबिलिटी में उनकी मौजूदगी के अंदर जो है वो आप हलफ लेंगे. अब ये सारी चीजें हलफ के हवाले से ले रहे हैं कि किस किस जज के हलफ के लिए किस किस की प्रेजेंस होना जरूरी. देखिए जैसे आपकी जो सर्मनीज होती हैं आपकी जो चीफ जस्टिस लगाया जाता है उससे हलफ लिया जाता है. आप देखते हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये जो आपकी सेरेमनीज के अंदर होते हैं उसमें हलफ बर्दारी होती है हलफ लिया जाता है. जैसे आप अगर वजीर आजम आप चूज करें तो हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है या जस्टिस जो होता है वो हलफ लेता है आपके प्राइम मिनिस्टर से. तो अब ये डेकोरम के लिए जरूरी है कि किसकी हलफ बर्दारी के लिए किसकी प्रेजेंस जो है वो जरूरी है. एक तो गेस्ट को बुलाया होता है वो तो एक अलग से होता है कि आप गेस्ट को इनवाइट करते हैं. एक आप देखते हैं कि ऊपर स्टेज के ऊपर बेंच के ऊपर 3 या 4 या 5 लोग बैठे होते हैं. ये डेकोरम होता है कि जिस जिस फॉर एग्जांपल गवर्नर की अगर हलफ बर्दारी है या मिनिस्टर्स की हलफ बर्दारी है वजीर आला की हलफ बर्दारी है एज ए ओहदे के साथ वो हलफ लेता है तो या गवर्नर की है तो उसमें तमाम में एक डेकोरम होता है कि किसके हलफ में कौन कौन जो है वो मौजूद होगा किसकी प्रेजेंस होना जरूरी है कंपलसरी है. तो तब डेकोरम कंप्लीट होगा हलफ बर्दारी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा. तो इस हवाले से ये भी यहाँ पे भी ओथ के हवाले से बात कर रहा है कि कौन कौन से जज जब हलफ लेंगे चीफ जस्टिस ले रहा है तो उसके लिए सुल्तान का होना जरूरी है. अगर चीफ जस्टिस नहीं ले रहा तो दूसरे जजेस ले रहे हैं हाई कोर्ट के या कोर्ट ऑफ अपील के तो उसमें जो है किसकी प्रेजेंस जरूरी है. अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ अपील है उसकी वो हो तो उसकी हलफ बर्दारी उसके लिए किसकी प्रेजेंस जरूरी है. तो ये वो तमाम चीजें जो है वो इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि किसकी हलफ बर्दारी में कौन उससे हलफ लेगा. जी ए पर्सन टेकिंग द और फिफ्थ पॉइंट है
A person taking the oath on becoming a judge of a high court, but not chief judge, shall do so in the presence of the chief judge of that court. In his absence, the next senior judge available to जी। अब वो कहते हैं कि फिर से अगर आपका हाई कोर्ट के जज के तौर पे आप हलफ ले रहे हैं, नॉट एज ए चीफ जज, तो कह रहा है कि जो जज है उसकी प्रेजेंस में भी जो है वो हाई कोर्ट का जज जो है वो हलफ दे सकता है। लेकिन अगर वो भी अवेलेबल नहीं है आपको चीफ जज, जो आपका जो नेक्स्ट जो सीनियर जज अवेलेबल होगा उसकी मौजूदगी के अंदर जो है आप जो है वो हलफ दे सकते हैं। ठीक है जी। ये तो था जी के जजेस की हवाले से, उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी हलफ बर्दारी के हवाले से। जी नेक्स्ट जी पेज नंबर 379। नेक्स्ट 379। tenure of office and remuneration of judges of federal court। 124 subject to the provision of clauses 2 to 5, a judge of the federal court shall hold office until they attain the age of 66 year or such later time, not being later than the 6 months after the attained that age, and the yang the Watonagong may approve। जी। अच्छा अब वो कह रहे हैं जी इसका टेन्योर कितने अरसे के लिए कोई जज जो है वो अपॉइंट हो सकता है या अपनी सर्विसेज को जो है वो दे सकता है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कब से कब तक, और उसकी जो जज की जो तनख्वाह है या उसकी जो रिम्यूनरेशन जो उसकी उजरत है, जो उसका मुआवजा है वो कहाँ से पे होगा, कौन पे करेगा, उस हवाले से ये बात की गई है। और इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रीमियर ऑफ क्लॉजेस 2 और 25, तो कहता है फेडरल कोर्ट का जो भी जज है वो 66 ईयर तक अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, अपने जो ऑफिस है उसको कंटिन्यू रख सकता है। जैसे ही वो 66 ईयर की एज को पहुंच जाएगा तो वो अपनी जो सर्विसेज है उसको गिव अप कर देगा, ख़त्म कर देगा, रिज़ाइन कर देगा, या उसका ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 66 ईयर के होने के बाद 6 मंथ तक उसके पास जो है वो ये रिलैक्सेशन कह ले के है कि वो 6 महीने तक जो है वो उसको अपने उस ऑफिस को रिटेन कर सकता है, लेकिन नॉट मोर देन 66 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ठीक है। या दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि जो सुल्तान है, किंग है, उसके पास इख्तियारात है कि वो भी उसके उस ऑफिस को जो है रखने के हवाले से, कंटिन्यू करने के हवाले से या ख़त्म करने के हवाले से भी जो है वो अप्रूवल दे सकता है, अप्रूव कर सकता है कि ये और कंटिन्यू करे या कंटिन्यू करने से अपनी एज से पहले ख़त्म करे। ये इख्तियारात सुल्तान के पास जो है वो मौजूद होंगे। जी नेक्स्ट 2 पॉइंट। A judge of federal court may at any time resign his office by writing under his hand address to the Yangdi Patonagong, but shall not be removed from office except in accordance with the following provision of his article। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है कि कोई भी जज जो है वो अपना रिटर्न रेजिग्नेशन दे सकता है, तहरीर नामा जो किंग है, सुल्तान है, उसको दे के वो मुस्ताफ़ी हो सकता है अपनी सर्विसेज से। जो उसकी ड्यूटीज़ है, जो उसके फंक्शंस हैं, जो उसके पास इख्तियारात है, जो उसके पास ओहदा है, उससे वो मुस्ताफ़ी हो सकता है जो रिटर्न तहरीर दे के किंग को। लेकिन कहता
उसके पास उसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता विदाउट जो प्रोविजंस, जो मुआहदा, जो आर्टिकल के अंदर जो क्लॉजेस शामिल है जिसके तहत आप किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास कह लें कि वो चीज़ें पूरी होती हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा कहता है कि जज को आप जो है वो किसी भी तरह से किसी भी जज को जो है आप रिमूव जो है वो नहीं कर सकते, उसको ओहदे से जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि कोई भी जज जो है वो अपनी मर्जी से जो अपना रिटर्न एक तहरीर देकर जो है वो अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकता है, अपने ओहदे से जो है वो गिव अप कर सकता है। लेकिन रिटर्न तहरीर देगा सुल्तान या किंग को, और उसके बाद अगर किसी भी जज को मुस्ताफ़ी करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक, जो क्लॉजेस हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो मुआहदा है उसके मुताबिक, तो उसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज उसको रिमूव जो है किसी तरह से भी रिमूव नहीं किया जा सकता। मुझे पसंद नहीं है तो मैं रिमूव करवा दूं, मुझे जो है वो इसके डिसीजन पसंद नहीं है तो मैं इसको जो है इसकी मुस्ताफ़ी इसको करवा दूं। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर SHOs का तबादला कर दिया जाता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में SHO ने बात नहीं मानी, SHO पसंद नहीं आ रहा, या इलाके का कोई एडमिनिस्ट्रेटर पसंद नहीं आ रहा, तो MP MNA उसको जो है वो, या गवर्नमेंट का कोई भी मुलाजिम वो बात नहीं सुन रहा, बात नहीं मान रहा, या थोड़ा सख्त है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको उसका तबादला करवा दिया जाता है। उसको पंजाबी में कहते हैं वो लाइन हाजिर कर लिया जाता है। तो इस तरह आप किसी भी जज को जो है अपनी मर्जी से जो है वो ना तो रिमूव कर सकते हैं, ना उसको उसको तबादला कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन, या सिर्फ अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग के ऊपर। उसको अगर रिमूव करना है तो जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं उसके ओहदे से। जी, पॉइंट नंबर 3। If the Prime Minister or the Chief Justice, after consulting the Prime Minister, represent to the Yang di Patana Gong that a judge of the federal court ought to be removed on the ground of any breach of any provision of the Code of Ethics prescribed under Clause 3B, or on the ground of inability for infirmity of body or mind or any other cause properly to discharge the function of his office, the Yang D. Patonagong shall appoint a tribunal in accordance with the clause 4 and refer the representation to it, and may on the recommendation of the tribunal remove the judge from the office. जी, अब वो कह रहा है अगर वजीर अजम या चीफ जस्टिस वजीर अजम से मशवरे के बाद यांग डी पटवाना गोंग की नुमाइंदगी करते हैं और किसी भी वफाकी अदालत फेडरल जो कोर्ट के जज को जो है वो हटाया जाता है, तो उसके हवाले से कहता है कि क्या जो है वो इख्तियारात है। कहता है अगर कोई भी जज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो तोड़ता है, या इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी होता है कि कमज़ोर हो जाना, ज़ईफ़ हो जाता है, या अपनी अकेले के सर्विसेज को जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो चला नहीं सकता या प्रोवाइड नहीं कर सकता अपनी सर्विसेज को, अपनी जिस्मानी हालत की वजह से, कह ले कि उसका कोई माइंड का इशू हो गया, कोई भी इंसान के लिए के अंदर फिजिकली, इंटरनली, एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से कहता आप जो है उस चर्च को जो है वो चेंज कर सकते हैं, या कहता कोई भी उससे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच किया हो, उसको तोड़ा हो, किसी भी मुआहदे को खिलाफ वर्जी की हो, उसने उसको उसके पास भी इख्तियारात है कि उसको जो है वो हटा सकते हैं। लेकिन उसको उसके सर्विसेज जो उसकी है उससे डिस्चार्ज करने से पहले जो आपके जो किंग है, सुल्तान है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो एक ट्राइब्यूनल को जो है वो बनाएगा, उसका जो केस है उसको ट्राइब्यूनल को जो है उसके हवाले कर देगा। ट्राइब्यूनल होता है कि आपकी मुकर्रर करदा अदालत जिसको बोलते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड कुछ मेंबर्स जो है आप
उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद एक उसको उसको फैसला जो है वो सुनाएगा उसके ऊपर नजर से। जैसे आप कहते हैं कमेटी बना दो, कोई भी आपका सामने होता है उसके ऊपर कमेटी बना दी जाती है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, उस कमेटी की जो है वो जवाब के ऊपर, जो तहरीरी जवाब होगा उसकी जो एनालिसिस या उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर आप फिर सजा या जजा का जो है वो फैसला सुनाया जाता है, उसका अमल होता है। तो इसी तरह ये ट्राइब्यूनल होता है जो आपकी मुकर्रर की हुई अदालत, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, उस रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है, जो वो रिकमेंडेशन किंग को देंगे या मुतलका अहकाम को देंगे, उसके मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा कि इस जज को जो है वो रिमूव करना है या इस जज को जो है वो आपने कंटिन्यू करना है, रखना है। तो ये फैसला जो है वो कौन करेगा? ये जज करेगा ट्राइब्यूनल के फैसले के ऊपर, जो भी वो रिकमेंडेशन देगी उसके फैसले में। जैसे आप देखते हैं अभी आपका ये एक बच्चा उसामा नामी, शायद उन्होंने अभी इसको मर्डर किया, उसको मारा है पुलिस वालों ने, लेकिन वो कहते हैं जी हमें जो कमेटी बनाई गई तो उसको कहा गया कि उसको गलत इतला दी गई उस हवाले से, तो उन्होंने इसको शूट किया, ट्रेस रहते जिस जिस भी गाड़ी को। बहरहाल एक आपकी जो है कमेटी बनाई गई, उसके ऊपर जो है वो कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी उसमें ये साबित हुआ, या अभी ये स्टिल प्रोसेस चल रहा है कि वो बेकसूर था बच्चा, और उसके ऊपर जो है वो नाजायज़ उसको 20 के 22 गोलियां मारी गई। तो पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर या उनके एक्शन के ऊपर ये सवालिया निशान है, जैसे पहले भी एक साहिवाल में वाकया हुआ था। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो ट्राइब्यूनल का जो रिकमेंडेशन होगी, जो उसकी फाइंडिंग्स होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो आज यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, काफ़ी हो गया। अब कल इंशाल्लाह इसको बाकी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा सा ही लेंथी ज़रूर होता जा रहा है, इसको अब ना जल्दी जल्दी वाइंड अप करें। बहुत पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया को जो है वो वाइंड अप की तरफ मैं लेके जाता हूँ। कुछ इसमें चीज़ें जो कटवाने वाली उनको और कटवा के इसको जो है वो वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। बहुत ही लंबा हो गया काम, हमारा लेंथी आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी यही था। मुश्किल कह लें और लेंथी कह लें, मुश्किल तो आपको सारे लगेंगे क्योंकि आपने पहली दफ़ा जो पढ़ने हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट आपके लिए था, क्योंकि इसमें बातें बहुत सारी सेम सेम, वो जैसे कहते हैं ना सिर्फ ट्रांसलेट करना, उर्दू का तर्जमा करना, वो इस तरह का ये टॉपिक था। इसमें कोई एक्स्ट्रा समझाने वाली बात ही थी, या इसमें एक्स्ट्रा हम कुछ समझा नहीं सकते एग्जाम्पल दे के, क्योंकि ये जुडिशरी के हवाले से बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें वो नहीं कि आप अपने पास ही कोई एग्जांपल ऐड कर दें, कि उस बातों को एग्जैजरेट कर दें। तो एज इट इज़ इसको जो है वो तर्जमा इसका करना होता है, तो उसमें समटाइम जो है वो आपको भी डिफ़िकल्टी होती है। टीचर भी कई दफ़ा इरिटेट हो जाता है कि वो आपको उससे उससे हट के नहीं कुछ पढ़ा सकता, उससे हट के जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकता उसके अंदर। वो भी लकीर का फ़कीर बन के रहता है उसी कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लॉजेज़ है उसके मुताबिक। बहरहाल इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद कुछ क्लॉजेज़ आर्टिकल पढ़ने हम लोगों ने, उसके बाद ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा। यही लेंथी आपका 200-300 पेजेस का था, लेकिन इसको हम समराइज़ और एंड पे करेंगे, थोड़ा-सा छोटा इसको करेंगे ताकि आपको आसानी हो, और इंशाल्लाह दूसरे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है उनको फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी अटेंडेंस जो है हमज़ा, सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लें, हमज़ा स्क्रीनशॉट लें फ़ौरन, और वो सामा साहब को भी सेंड करें, जल्दी जल्दी करें, और मुझे ओके की रिपोर्ट दें करके, मुझे बताएं। कर दिया आपने, भेज दिया है? अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे चैट मैसेज कर सकते हैं, और मैं अपनी अटेंडेंस भी देख लूँ खुद से। हुसनैन, हमजा नज़ीर, वलीद कमर, नताशा, अमीर हमजा, अनीला, शमूना, आतिका,
आज का बेटा आप कहाँ पे मसरूफ होती हैं, आप लेक्चर नहीं लेती बेटा, कहाँ पे इतनी मसरूफ है, क्या आपके काम है जो आपके पास आधा घंटा नहीं लेक्चर लेने के लिए? जरा मुझे आज ये तो बताएं बेटा, शिफ्टिंग इतनी लंबी, ये कौन सी शिफ्टिंग है जो लाइक पिछले 1 डेढ़ माह से हो रही है? जी बेटा टाइम से लिया करें। जी ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई बात है तो आप पूछे, नहीं तो फिर मैं क्लास को क्विट करूँ, इंशाल्लाह कल क्लास होगी।